Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 15th June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले एक जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेब 5.0 ये कवर करेंगे। आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट International North-South Transport Corridor. Then we'll talk about CIPRI's Yearbook 2022, and then we have Lambda. These are the 4 topics that we are going to cover in this video. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट वेब 5.0। इसे वेब 5.0 भी बोल देते हैं, वेब 5.0 भी बोल देते हैं। सो वेब 5.0 इज़ इन न्यूज़ बिकॉज रिसेंटली द फॉर्मर ट्विटर CEO हैज़ अनाउंस्ड हिज विजन फॉर अ न्यू डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म दैट इज़ बीइंग कॉल्ड एज वेब 5.0। तो इस आर्टिकल में हम समझेंगे जब हम वेब की बात करते हैं, व्हाट इज़ www, what would be वेब 5.0, वेब के कौन कौन से वर्जन्स हैं, कौन कौन सी जनरेशन्स जो अवेलेबल हैं, what is the challenges associated with the current web. This is what we are going to cover in this video. तो वेब 5.0 की अगर हम बात करें, इट इज़ डेवलप्ड बाय अ बिटकॉइन बिजनेस यूनिट कॉल्ड एज द ब्लॉकहेड। TBH ने इसे डेवलप किया है, द ब्लॉकहेड. It is a Bitcoin business unit. Now, if we talk about Web 5.0, इसका मतलब क्या है? It basically refers to the next web. मतलब जो Web 5.0 है, it will combine all the attributes of open, linked and intelligent web, जिससे कि they are aiming to produce an emotional web. इसमें ये ओपन भी होगा, ये लिंक्ड भी होगा, ये इंटेलिजेंट भी होगा, एंड अल्टीमेटली दैट विल लीड टू प्रोड्यूस अ इमोशनल वेब। इमोशनल वेब मतलब इट विल हैव अ कैपेबिलिटी टू मैप इंडिविजुअल्स फीलिंग्स इन रियल टाइम। एक पर्सन कैसा फील कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेक्शन विद द वेब, इट हैज़ कैपेसिटी टू मैप द इंडिविजुअल्स फीलिंग एज वेल। Therefore, अगर हम वेब 5.0 के एम की बात करें, सो दिस इज़ द एम। इस वेब 5.0 के साथ एक एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब बिल्ड किया गया है, एंड इट विल बेसिकली पुट यू इन कंट्रोल ऑफ योर डाटा एज वेल एज योर आइडेंटिटी। वेब 5.0 इज़ बेसिकली वेब 2.0 प्लस और वेब 3.0, जिसके अंदर जो यूज़र है वो अपनी खुद की आइडेंटिटी, क्या उनकी क्या आइडेंटिटी है इंटरनेट के ऊपर, वो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। दे कैन कंट्रोल देयर ओन डाटा ऑन द इंटरनेट। सो अगर हम यहाँ पे यूजर्स की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, सो एज वी सेड, ये एक ऐसा डिजिटल वॉलेट है जिसमें जो इंडिविजुअल हैं वो अपनी आइडेंटिटी को सिक्योरली मैनेज कर सकते हैं। दे कैन मैनेज देयर डाटा, दे कैन मैनेज द ऑथराइजेशन फॉर द एक्सटर्नल एप्स एंड कनेक्शन. Therefore, this basically will help in changing the control of the identity. अब जो control है वो एक individual को मिलेगा. The wallet will be used to sign in into the new decentralized social media apps. और therefore ये जो wallet है इसे connect किया जाएगा with the other apps with the decentralized identities. So she does not need to create a profile. just जो wallet है वो बाकी apps के साथ connect होता जाएगा. And all the connections and the relationships and posts, whatever you create through the app, it will be stored in it. और उस ऐप के डिसेंट्रलाइज्ड वेब नोड के अंदर वो जो है वहाँ पे ये स्टोर्ड होगा। तो जो ऐप आप कंट्रोल कर रहे हैं, जो वॉलेट आपका है जिससे कि आप डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर साइन इन करेंगे, वही वॉलेट बाकी ऐप्स के साथ कनेक्टेड होगा विद योर डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी। तो आपको अलग से प्रोफाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सभी रिलेशनशिप्स, सभी कनेक्शंस, सभी पोस्ट इन टर्म्स ऑफ द अदर एप्लीकेशंस एंड एवरीथिंग दैट विल बी मैनेज्ड थ्रू दैट ऐप, जो कि उस वॉलेट के अंदर स्टोर्ड है एक डिसेंट्रलाइज्ड वेब नोड के जैसे। तो 2 बड़ी चीज़ें तो यही आ गई। एक तो ये आपकी जो आइडेंटिटी का जो कंट्रोल है ये आपको देता है, प्लस
all the data, everything is stored in a decentralized web node. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि what is www? ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत बार होता है. www is वर्ल्ड वाइड वेब. It is basically a system of interlinked hypertext documents. वो डॉक्यूमेंट्स जिनको आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं उनको एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स में इसे डाला जाता है. सो एनीवन हु हैज़ इंटरनेट कनेक्शन दे कैन सी वेब पेजेस जिसमें मल्टीमीडिया हो सकता है, टेक्स्ट हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं. बट वो स्टोर कैसे हुआ, वो एक्सेस कैसे हुआ? विद अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट. दिस वाज प्रपोज्ड बाय टिम बर्नर्स-ली in 1989 and Robert Collier. Now आज तक वेब्स की बहुत सारी जनरेशन्स आ चुकी हैं हमारे पास. हम आज की इस वीडियो में वेब 5.0 डिस्कस कर रहे हैं. इससे पहले हमारे पास वेब 1.0 है, 2.0 है, 3.0 है, 4.0, 5.0. तो ये वेब्स क्या हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. व्हाट आर दी वेरियस जनरेशन्स ऑफ द वेब्स. सबसे पहले अगर हम वेब 1.0 की बात करें, सो इट इज़ दी रीड ओनली वेब. एंड ये सबसे अर्ली इंटरनेट के अंदर ये था. एंड जो मोस्ट ऑफ द पेजेस थे दे वर कनेक्टेड थ्रू दी वेब 1.0. एंड इसको रीड ओनली नेटवर्क इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये बिल्कुल स्टैटिक प्लेटफॉर्म था. इसमें कोई सोशल फीचर्स नहीं थे. सो जो वेब यूजर्स थे दे वर ओनली ऑब्जर्वर्स, दे वर ओनली पैसिव ऑब्जर्वर्स. जो भी फीडबैक वगैरह भी होता था वो भी ऑफलाइन होता था. वेब के ऊपर जो यूज़र है वो कुछ नहीं डाल सकता था. दे कुड ओनली बी अ पैसिव ऑब्जर्वर ऑफ वट एवर इज़ देयर ऑन द वेब. सो इट इज़ अ रीड ओनली नेटवर्क. इट वॉज अ स्टैटिक प्लेटफॉर्म विद नो सोशल फीचर्स एंड वेब यूज़र वॉज बेसिकली अ पैसिव ऑब्जर्वर. फिर आता है वेब 2.0 जिसे दी सोशल वेब, रीड राइट वेब भी बोल देते हैं. अब इसमें क्या हुआ कि इस वेब के अंदर जो यूज़र्स थे दे वर एबल टू एंगेज एंड कम्युनिकेट विद द अदर्स. और इसके लिए डेवलपर्स एक तरह का एक यूज़र जनरेटेड कंटेंट बनाते थे इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट, जैसे कि सोशल मीडिया डिस्कशन. नाउ अब यहाँ पे ये डिफरेंट हो गया. अब यहाँ पे इंगेजिंग और कम्युनिकेशन शुरू हो चुका है. जो वेब 1.0 एरा की जो वेबसाइट्स थी वहाँ पे आप सिर्फ पैसिवली ब्राउज़ कर सकते थे कंटेंट को. लेकिन यहाँ पे अब एक यूज़र जनरेटेड कंटेंट बनाया गया है जिसके थ्रू सोशल मीडिया डिस्कशंस को एंगेज और प्रमोट किया जाता था. इसके बाद आता है वेब 3.0 जिसे हम सीमेंटिक वेब बोल देते हैं. रीड राइट एग्जीक्यूट वेब. अब ये उसका भी एडवांस है. अब ये वो एडवांस वे ऑफ आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो कि वेबसाइट्स में यूज़ हो रही है, स्मार्टफोन्स में यूज़ हो रही है, जो कि फोकस करती है ऑन बेसिकली डिलीवरिंग अ डाटा ड्रिवन एंड इंटरैक्टिव वेब. एंड ये डाटा ड्रिवन और इंटरैक्टिव वेब बनता किससे है? इट इज़ फॉर्म थ्रू दिस मशीन बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. तो ये जो सिमेंटिक वेब बना है अल्टीमेटली इट इज़ मोर नॉलेजेबल, इट इज़ मोर कनेक्टेड and it has more accessible websites. जो स्मार्ट होम सिस्टम हैं, जो कि सेलुलर डाटा यूज़ करते हैं, सेलुलर नेटवर्क यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ करते हैं, they can now, they are basically, you can read, write and execute because of that. This is the perfect example of how Web 3.0 is now influencing the innovation. इसके बाद आता है वेब 4.0. इसे द मोबाइल वेब बोल देते हैं. दिस इज़ ऑलरेडी अ वर्क इन प्रोग्रेस. देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग दैट इससे होगा क्या. इसे कह देते हैं कि जो प्लेटफॉर्म 4.0 बन रहा है इट इज़ कॉल्ड एज सिम्बायोटिक वेब. दिस इज़ द सिम्बायोटिक वेब्स फैंटेसी दैट देयर शुड बी द कॉन्टैक्ट बिटवीन द ह्यूमन एंड कंप्यूटर इन सिम्बायोसिस. एक सिम्बायोटिक रिलेशन है ह्यूमंस और कंप्यूटर के बीच में. लेकिन इसी के आगे चलकर अब हमारे पास आ जाता है वेब 5.0.
एंड ये जो वेब 5.0 है, जैसे कि हमने कहा, इसे द इंटेलिजेंट इमोशनल सिम्बायोटिक वेब कहा जाता है. With the arrival of smart devices, now it will predict your need on the basis of your habits. इसमें बहुत सारे क्लूज होंगे जो कि फोर शैडो करेंगे, एंड दिस कम्स अलॉन्ग विद दिस इंटेलिजेंट वेब. जो सिम्बायोटिक वेब प्रोग्राम है, इट विल बी एबल टू इंटरप्रेट द एविडेंसेस एंड इवन मोर कॉम्प्लेक्स लेवल, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो इंटेलेक्चुअली हो. तो सिग्निफिकेंस अगर हम देखें वेब 5.0 की, तो जो इंटरनेट विदाउट थ्रेट ऑफ सेंसरशिप है, चाहे वो वेब 3.0 हो 5.0 हो, इनका एम ये है कि जो इंटरनेट है इट शुड बी विदाउट थ्रेट ऑफ एनी सेंसरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट्स और एनी बिग टेक कंपनीज, और दे शुड बी द फियर ऑफ एनी सिग्निफिकेंट आउटेजेस. So it basically wants to develop the internet without the threat of censorship. Plus, it has emotive interaction. With increased in creativity of the user due to the emotive interaction with the web. जो e-commerce field है, it will adapt to the emotic nature, and इससे एक real time interaction develop हो पाएगी with the user with the help of web 5.0. And also there is increase in demand in the market and advertising sectors that जो post हैं वो और interactive होनी चाहिए, and they should be more personal to suit the users. So this was about web 5.0. ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किसने डेवलप किया है, किस तरह से ये एक इमोटिव वेब है, इसे हम किस तरह इंटेलिजेंट इमोशनल सिम्बायोटिक वेब बोल रहे हैं, हाउ इट इज़, इससे पहले कौन कौन सी जनरेशन्स आई हैं, क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस रहे हैं, दैट यू शुड बी एबल टू नोट व्हेन इट कम्स टू वेब 5.0. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुपिंग्स. इट इज़ अबाउट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC. International North-South Transport Corridor. It is in news because recently Iran has started to transfer the Russian goods to India by using INSTC. ईरान से रशियन गुड्स इंडिया में आ रहे हैं यूजिंग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू नो अबाउट दिस. तो सबसे पहले हम अगर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के ओरिजिन की बात करें, तो इस नॉर्थ टू साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की जो फाउंडेशन थी वो 2000 में ले डाउन की गई थी, इन सितंबर 12, 2000. एंड इसे लेकर 3 कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है, रशिया, ईरान एंड इंडिया. याद रखेंगे ये चीज़. सबसे पहले नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की जो फाउंडेशन है वो 2000 ईयर में रखी गई थी, और इसे लेकर रशिया, ईरान और इंडिया ने एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट भी साइन किया था. एम क्या था? एम ये था कि इंडिया और रशिया के बीच में जो कैरेज कॉस्ट पड़ती है उसे 30% तक रिड्यूस किया जाए, और जो ट्रांजिट टाइम है उसे 40 डेज से बाय मोर देन हाफ पर ले आया जाए. 40 डेज लग रहे हैं, बट इट शुड बी मोर देन उसको रिड्यूस कर दिया जाए बाय मोर देन हाफ. इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स थे. नॉर्थ, नदर्न एंड वेस्टर्न यूरोप, ये रशिया के अंदर इंक्लूड होगा. देन कॉकेशियस टू पर्शियन, ये वेस्टर्न रूट था. सेंट्रल एशियन टू पर्शियन गल्फ, ये ईस्टर्न रूट था. और कैस्पियन टू ईरान एंड देन पर्शियन गल्फ, दैट वाज द सेंट्रल रूट. तो बेसिकली इससे जो कनेक्टिविटी जो अचीव की गई थी, ये जो INSTC होगा, इट वुड बी 70 to 100 किलोमीटर लॉन्ग, अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क. इसमें सी, रोड और रेल रूट ये तीनों इंक्लूड किए जाएंगे. तो बेसिकली इससे हम इंडियन ओशन को लिंक कर पाएंगे कैस्पियन सी के साथ through Persian Gulf. So therefore it offers the shortest connectivity route between India and Russia.
एंड इस एग्रीमेंट को 13 कंट्रीज़ ने फर्दर रेटिफाई किया, विच इंक्लूड्स अज़रबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, इंडिया, ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, Russia, Tajikistan, Turkey and Ukraine. All of these countries has ratified this. So here you can see, अगर हम स्टैंडर्ड रूट देखें, अगर इंडिया और रशिया को आपस में ट्रेड करना है तो ये स्टैंडर्ड रूट कुछ इस तरह जाएगा. इंडिया अरेबियन सी पहुँचेगा, अरेबियन सी से आप जाएंगे गल्फ़ ऑफ ओमान में, गल्फ़ ऑफ ओमान के बाद आप क्रॉस करेंगे स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब, यू विल रीच टू रेड सी. रेड सी के बाद आप यहाँ पे क्रॉस करोगे सुवेज़ कनाल, फिर आप पहुँच जाओगे यहाँ पे मेडिट्रेनियन सी. मेडिट्रेनियन सी में आप क्रॉस करोगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, फिर आप जाओगे यहाँ पे नॉर्थ सी, देन यू विल क्रॉस बे ऑफ बिस्के, देन यू विल क्रॉस इंग्लिश चैनल एंड देन यू विल गो थ्रू बाल्टिक सी एंड आप यहाँ पे रशिया को अप्रोच कर पाएंगे. दिस इज़ द नॉर्मल रूट. बट अगर हम INST डेवलप करते हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट डेवलप करते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे इंडियन ओशन को लिंक कर पाएंगे कैस्पियन सी के साथ. तो इंडियन ओशन से जो हमारा गुड्स हैं वो कहाँ जाएंगे? दे विल रीच लेट्स से ईरान. ठीक है जी, विच इज़ पार्ट ऑफ पर्शियन गल्फ़. यहाँ से मतलब आप इंडियन ओशन से, अरेबियन सी से पर्शियन गल्फ़ पहुँचे, पर्शियन गल्फ़ से रूट्स आपका गुड्स कहाँ चले गए? ईरान चले गए. ईरान से आपने क्रॉस किया कैस्पियन सी और कैस्पियन सी से आप पहुँच गए रशिया. बिल्कुल ये नॉर्थ टू साउथ का रूट जा रहा है कि नहीं जा रहा? दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. Therefore, if we talk about the significance of INSTC, so now we can clearly understand that this is the faster and the cheaper route. ये shortest trade route है जिससे कि इंडिया और रशिया आपस में कनेक्ट होते हैं. एंड इससे जो टाइम है ये कुछ एवरेज 23 डेज़ अब लगता है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, एज़ कम्पेयर टू अर्लियर 45 to 60 डेज़ लगते थे अगर आप सुवेज़ कनाल वाले रूट से जाएंगे. लेकिन INST के थ्रू अब ऑन एन एवरेज 23 डेज़ तक जो टाइम है वो आ चुका है. सो इट्स ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म ऑल्टरनेटिव. लॉन्गर रन में दिस कुड बी एन ऑल्टरनेटिव टू सुवेज़ कनाल. जो मेडिटेरियन रीजन है, जो बॉस्पोरस स्ट्रेट वाला जो एरिया है, वहाँ का ये एक ऑल्टरनेटिव के जैसे एक्ट करता है. प्लस इससे अब INST की वजह से जो हमारा ट्रेड है उसकी जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो मेंबर नेशंस हैं वो आपस में कोऑपरेट करेंगे और इनका आपस में भी जो ट्रेड है वो इंक्रीज़ होगा. इसी के साथ साथ एक रीजनल सप्लाई चेन्स ऑल अक्रॉस यूरेशिया डेवलप होंगी, जो कि पहले जो स्टीरियोटाइप था दैट ईस्ट इज़ अ प्रोड्यूसर एंड वेस्ट इज़ द कंज्यूमर, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, बिकॉज एक डाइवर्स सप्लाई चेन ऑल अक्रॉस द यूरेशिया यहाँ से डेवलप हो पाएगी. प्लस इससे एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस डेवलप हो पाएंगे, बिकॉज जितनी भी INST के मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सबको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी दैट नाउ दे कैन स्पेशलाइज देमसेल्फ इनटू दिस ट्रांजिट एंड मैन्युफैक्चरिंग हब, जिसको लेकर वो अपने अपने कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर सकते हैं. हर एक कंट्री की जो लोकल इंडस्ट्री है उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड अलॉन्ग दिस वे. एंड इससे जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है दिस कैन कन्वर्ट इनटू द डेवलपमेंटल कॉरिडोर. दिस विल ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, एंड इससे ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है इसकी इकोनॉमी बढ़ेगी. ना यहाँ पे अगर हम इंडिया के लिए देखें तो इंडिया के लिए कौन कौन से बेनिफिट्स हैं फ्रॉम INSTC. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारी जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है वो इम्प्रूव हो रही है. हमें रशिया, ईरान के साथ एक शॉर्टर ट्रेड रूट मिल जाता है विच इज़ बियॉन्ड द यूरोप. तो इससे हमारी जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है वो बढ़ेगी. अब क्योंकि इतना टाइम रिड्यूस हो रहा है, कहाँ 60 डेज से 23 डेज़ पे हम पहुँच गए हैं, तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी एक चीपर कॉस्ट पे होगा. अब इससे जो इंडियन एक्सपोर्ट है इसकी कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी. ऑल्सो जो अनफुलफिल्ड मार्केट्स हैं अब इंडिया के गुड्स वहाँ तक भी पहुँच पाएंगे. इट कैन ऑल्सो बूस्ट इंडो रशिया ट्रेड. नाउ बिसाइड ही जो टाइम था ट्रेड के बीच में वो यहाँ पे कम हुआ, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि इसकी वजह से इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो सके ऑन गोइंग द करंट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस अगर हम देखें.
Plus, here, see, India is the 5th largest energy consumer in the world. और अगर कनेक्टिविटी इम्प्रूव होती है तो ट्रेड अच्छा होगा, तो इससे जो एनर्जी रिच मेंबर नेशंस हैं वो भी ओवरलुक नहीं करेंगे. ऑल्सो ये भी प्रोस्पेक्टस है कि ऑन द सेम लाइन एक ऑयल पाइपलाइन भी डेवलप हो जाए, इसे भी हम रूल आउट नहीं कर सकते. देन देर इज़ ऑल्सो वी हैव आर कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी. अगर हम देखें, वी हैव अश्क भाट एग्रीमेंट, तो INSTC इज़ ऑल्सो अ की रूट टू इंडियाज़ कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी. बट येस, देर आर सम चैलेंजेस. INSTC ऑल्दो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर एक स्टेक होल्डर के लिए टू एक्चुअलाइज ऑल ऑफ इट्स पोटेंशियल एडवांटेज. लेकिन इसके लिए, ताकि हम इसकी अब जितनी भी इसकी एडवांटेज है, जो इसका पोटेंशियल है, वो हम उसे अनलीश कर सकें, फॉर दैट वी नीड अ लॉट ऑफ फाइनेंस, वी नीड कोऑपरेशन, वी नीड पॉलिटिकल विल, वी नीड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. ताकि तभी जो INSTC है, इसका हम जो पोटेंशियल है वो अनलीश कर पाएंगे. बट ऑल्सो देर आर क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर फंडिंग है वो नहीं है. दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ सर्टन सिक्योरिटी थ्रेट्स, जैसे कि द स्प्रेड ऑफ इस्लामिक स्टेट इन दिस रीजन, डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसके चलते, इन सिक्योरिटी थ्रेट्स के चलते प्राइवेट सेक्टर फंडिंग भी इसे कम मिल रही है. ऑल्सो देर इज़ इन दिस इशू ऑफ डिफरेंशियल टैरिफ्स एंड कस्टम्स. अलग अलग रीजन जैसे से आप जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, अलग अलग टैरिफ्स हैं. हालांकि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि अपनी ड्यूटीज़ को अलॉन्ग दिस कॉरिडोर हार्मोनाइज करने की कोशिश कर रही हैं, बट स्टिल राइट नाउ वी हैव डिफरेंट ड्यूटीज़, डिफरेंट टैरिफ्स इन डिफरेंट कंट्रीज़. तो यहाँ पे ये एक बड़ा चैलेंज है. इसी के साथ साथ वी हैव पाकफुज रेलवे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे. जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, this will become redundant with respect to the Central Asian outreach efforts. अगर जो पाकिस्तान का ये जो रेलवे है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे, या फिर चाइना का जो CPEC है, इसकी जो नदरन ब्रांच है, अगर ये दोनों प्रोजेक्ट टेक ऑफ करते हैं, तो ऐसे केस में INSTC और इसका सेंट्रल एशिया के टर्म्स में जो आउटरीच है वो थोड़ी सी रिडंडेंट हो सकती है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द INST. तो ये तो क्लियर है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इसका फ्यूचर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है. आप इस कॉरिडोर के अराउंड इंडस्ट्रियल पार्क्स बना सकते हैं, एक्सक्लूसिव स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी यहाँ पे बन सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को ग्रो किया जा सकता है, बेट फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर. तो ये जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, इसे एक कमर्शियल वैल्यू मिल सकती है, एक सब्सटेंसिव वैल्यू मिल सकती है. एंड जैसा कि हमने कहा कि ये इस इकोनॉमिक एडवांसमेंट की तरफ एक बड़ा स्टेप है. ऑल्सो इट्स अ बिग थिंग व्हेन इट कम्स टू द क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे स्ट्रेंथन अप हो रही है. एंड वी कैन ऑल्सो सी दिस एज अ बिग मूव टू काउंटर चाइना. यहाँ पे चाइना की जो इन्फ्लुएंस है इन आर नेबरहुड रीजन, ये उसे यहाँ पे काउंटर करते हुए इंडिया की तरफ से, इंडिया की कनेक्टिविटी की तरफ से एक बड़ा स्टेप है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. It's about SIPRI's Yearbook 2022. Well, SIPRI is the Stockholm International Peace Research Institute. तो recently Stockholm International Peace Research Institute ने SIPRI Yearbook 2022 लॉन्च की है. एंड हम इस रिपोर्ट को यहाँ पे इस ईयरबुक की जो मेजर फाइंडिंग्स हैं वो देखेंगे. इस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली करंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर्मामेंट की क्या स्टेट है, डिसआर्मामेंट कैसे हो रहा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेकर इस रिपोर्ट के अंदर मेजर फाइंडिंग्स दी जाती हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. वेल, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स या फिर न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं. सो देयर आर 9 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ और स्टेट्स, जिसमें आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इज़राइल एंड डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे हम नॉर्थ कोरिया भी बोलते हैं. सो देयर आर 9 कंट्रीज़. एंड यहाँ पे जो एस्टिमेट्स हमारे पास दिए गए हैं, एज यू कैन सी, कुछ एरोज़ यहाँ पे लगाए गए हैं. तो जहाँ पे जैसे कि ये डाउन साइड है, तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि अपने स्टॉक पाइल्स को डिप्लीट कर रही हैं, कम कर रही हैं.
ये यूएस में हो रहा है। यूएस दे आर डिप्लीटिंग देयर स्टॉक पाइल्स। जहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब वहाँ पे स्टेबल स्टॉक पाइल है, ना वो इंक्रीज़ कर रहे हैं ना वो डिक्रीज़ कर रहे हैं। ऐसे दो कंट्रीज़ आ जाते हैं, फ्रांस एंड इज़राइल ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि स्टेबल हैं। वेराज वो कंट्रीज़ जो अपने स्टॉक पाइल्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, दिस इंक्लूड्स यूके, रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि अपने जो स्टॉक पाइल्स हैं उनको लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स कौन कौन सी हैं। यूएस डिक्रीज़ कर रहा है, अगर ये स्टेटमेंट आती है तो ये सही है। इज़राइल और फ्रांस स्टेबल हैं, बाकी रेस्ट ऑफ दी जो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं दे आर इंक्रीजिंग देयर स्टॉक पाइल्स। तो यहीं पे अगर हम मेजर फाइंडिंग्स देखें इस रिपोर्ट की, तो इट सेज दैट देयर इज़ मार्जिनल डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स इन 2021, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि इन द कमिंग डिकेड जो न्यूक्लियर आर्सेनल है दिस विल ग्रो। यहाँ पे अगर हम रशिया और यूएस की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज़ में जो टोटल वॉरहेड इन्वेंट्रीज थी वो 2021 में डिक्लाइन कर रही थी, बट दिस वाज ड्यू टू डिसमेंटलिंग ऑफ द वॉरहेड्स। ऐसे वॉरहेड्स जो कि अब मिलिट्री सर्विस से रिटायर हो चुके हैं उनकी यहाँ पे डिसमेंटलिंग की गई थी। बोथ ऑफ दीज कंट्रीज दे डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेज within their limits set by the bilateral nuclear arms reduction treaty। दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, यूएस और रशिया के बीच में बायलेटरल न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है। उसके तहत दोनों ही कंट्री स्ट्रेटेजिकली अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहे हैं अपनी लिमिट्स के अंदर। रशिया और यूक्रेन दोनों को अगर हम रशिया और यूएसए दोनों को अगर हम यहाँ पे मिला दें तो ओवर 90% जो न्यूक्लियर वेपन है ये इन्हीं दोनों कंट्रीज़ के पास हैं, Russia and USA. Also, there is increase in spending in the other regional powers. India 0.9% अपनी spending increase कर रहा है for armament. जापान ने 7.3% increase किया है, साउथ कोरिया में 4.7% आया है। चाइना की जो टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग रही है that is of $293 billion in 2021, which is the second largest in the world, एंड 2020 के कंपैरिजन में 4.7% का इंक्रीज़ है। ऑल्सो जितने भी P5 मेंबर्स हैं दे आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग एंड मॉडर्नाइजिंग देयर न्यूक्लियर आर्सेनल, एंड दिस अपीयर्स टू बी द इंक्रीजिंग द सेलियंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन देयर मिलिट्री स्ट्रेटजीज। वेल, इस ईयर बुक में कुछ चैलेंजेस को भी स्टेट किया गया, जैसे कि जितनी भी न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं either they are increasing or they are upgrading their arsenal, and mostly they are sharpening their nuclear rhetoric, and जो role nuclear weapons में वो play कर सकते हैं in terms of their military strategy, each and every nuclear power country they are increasing their capability in that. Also in 2021 UK declared that it will be no longer publicly going to disclose the number of their operationally viable warheads. उन्होंने कितने उनके वॉरहेड्स अभी ऑपरेशनल हैं, क्या उन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं, उनकी डिप्लॉयड मिसाइल्स क्या हैं, इसकी अभी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। फ्रांस ने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो थर्ड जनरेशन न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन्स हैं वो वहाँ पे वो डेवलप कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान भी अपनी जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं वो एक्सपैंड करते जा रहे हैं, and both of the countries they have continued to develop new types of nuclear delivery systems in 2021 as well. इज़राइल की अगर हम बात करें तो इज़राइल के पास पब्लिकली वो कितना एक्नॉलेज करते हैं in terms of possessing the nuclear weapon, it is also believed to be modernizing its nuclear arsenal. नॉर्थ कोरिया तो कंटिन्यूसली अपनी मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर उसको प्रायोरिटाइज़ कर रहा है। इट इज़ राइट नाउ दी सेंट्रल एलिमेंट ऑफ इट्स नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। एंड इवन रशिया ने अभी फ़िलहाल जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में भी रशिया ने कहा दैट देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट दे कैन यूज़ न्यूक्लियर वेपन। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट वाज स्टेटेड इन द सिप्रीज ईयर बुक 2022 regarding the nuclear arsenals, the nuclear energy which can be used by the military forces of these countries. Lastly, we should know about SIPRI, which is the Stockholm International Peace Research Institute. So the Stockholm International Peace Research Institute was established in 1966. It is an independent international institute. It is basically dedicated to research the conflict,
armaments, arm controls and disarmament. जो CIPRI basically provides data and it analyzes and gives the recommendation. It is based on the open sources and to policymakers, researchers, media and trusted public regarding the armaments and disarmaments, so the arm control all across the world. आगे बढ़ते हैं. We have another article which is important from Science and Technology. It is about Lambda, LAMDA. So basically Lambda is in news because a senior software engineer at Google, he was suspended after sharing the transcripts of a conversation with a Lambda that he claimed to be sentient and began reasoning like a human being. तो ये क्या है? What is this Lambda? We need to know about it. लैम्डा का फुल फॉर्म है लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस. ये जो लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन है, ये बेसिकली एक मशीन लर्निंग लैंग्वेज मॉडल है विच वॉज क्रिएटेड बाय गूगल एज अ चैट बॉट, और इट इज़ सपोज टू बी टू मिमिक ह्यूमन्स इन कॉन्वर्जेशन. तो ये एक तरह का चैट बॉट बनाया गया था गूगल के द्वारा विच इज़ कॉल्ड एज लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस. Like we have some other language models as well, BERT, GP3, and Lambda जो था, it was built on a transformer, a neutral network architecture that Google invented, and इन्होंने open source किया था in 2017. जो आर्किटेक्चर जिस मॉडल के साथ इसको प्रोड्यूस किया गया था, that was trained to read many words while paying attention to how to use the words related to one another. एंड इसमें कौन सा वर्ड आएगा, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट वर्ड विल कम नेक्स्ट, उसे प्रिडिक्ट किया जाए. बट व्हाट मेक्स लैम्डा डिफरेंट इज़ दैट इट वाज ट्रेन्ड ऑन डायलॉग विच इज़ अनलाइक मोस्ट ऑफ द मॉडल्स. ये पूरा डायलॉग प्रिडिक्ट करने में ट्रेन था. सो लैम्डा वॉज डिजाइन्ड टू बी एबल टू एंगेज इन फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्जेशंस अबाउट अ वर्चुअली एंडलेस नंबर्स ऑफ टॉपिक्स. तो जिसके चलते अब जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं गूगल के, उनको यहाँ पे सस्पेंड किया गया दैट ही वाज शेयरिंग द ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ द कॉन्वर्जेशंस विद लैम्डा. सो लैम्डा इज एबल टू रीजन लाइक अ ह्यूमन बीइंग. सो दैट इज़ वाई पेपर में एक शॉर्ट टर्म आ सकती है. लैम्डा का मतलब क्या है? तो लैम्डा इज फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग एप्लीकेशन. ये एक मशीन लर्निंग लैंग्वेज मॉडल है. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.